देखो तो हम लोग आज सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का दो मेथड था, दो विधि था। एक था ग्राफीय विधि, दूसरा बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में हम पहला विधि अभी सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। कौन विधि सीखेंगे? प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद भी जो भी विधि है, बीजगणितीय विधि में प्रतिस्थापन विधि सिखाएंगे, तुमको विलोपन विधि सिखाएंगे, वर्गीकरण विधि सिखाएंगे, है ना, तुलनात्मक विधि सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम क्या सीखेंगे? प्रतिस्थापन विधि। सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा ध्यान दो। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 मेरा ये है ना, तुम 1 से या 2 से कर सकते हो। 1 से लोगे, अभी जो हम सिखाएंगे थोड़ा ध्यान दो। समीकरण 1 से क्या तुम्हारा 7x - 15y बराबर 2 है। किसी एक को अकेले करना, अकेले मतलब या तो x को x का गुणांक 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, या फिर y का गुणांक 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी 7x प्लस में तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, और 15y माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 2 + 15y। कोई दिक्कत? ये 7 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 2 + 15/7। ये बट्टा जो होगा ना, ये दोनों अंक के बट्टा में होगा। कुछ आदमी जैसे बट्टा करेगा 2/7 कर देगा, प्लस 15y कर देगा, तो नहीं चलेगा। इसको समीकरण 3 मान लेगा। क्या मान लेगा? क्योंकि 2 तो यहाँ था है ना, 1 से लिए है, 3 मान लिए। अब इस x का जो मान निकला है, इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे? 1 में नहीं, किस में रखेंगे? 2 में। 1 से लिए हैं तो 2 में रखेंगे, अगर 2 से लेंगे तो 1 में रखेंगे। जैसे मान लो कुछ आदमी लिखेंगे समीकरण 1 से नहीं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से अगर लिएगा तो वो जो तीसरा समीकरण मानेगा उसको किस में रखेगा? 1 में रखेगा। हमेशा मैक्सिमम टाइम बच्चे एक समीकरण 1 से लेते हैं और 2 में रखते हैं, तो हम भी वही कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अच्छा, ये जो है ना, हम रट्टा मार के या याद करके नहीं आए हैं। तुम लोग को रट्टा मारना या फिर याद नहीं करना है, ये सीखना है। जो चीज हम करेंगे उसी बात को लिखेंगे, नहीं जो हम बोल सकते उसको लिख सकते हैं ना जी। इसका नाम तो पढ़ाई है ना। देखो तो x, यहाँ पे तुम्हारा x के देखो समीकरण 2 में x, ये यही वाला x है ना, और ये x का मान हम निकाले हैं 2 + 15y/7। नहीं, प्लस 2y, तो 2y को ऐसे ही रख दें, कोई दिक्कत? बराबर में 3। लोगों को समीकरण सॉल्व नहीं करने आता, इसीलिए यहाँ पे दिक्कत होगा। जिसको समीकरण सॉल्व करने आता है उसको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे तुम 7 भाग में है तो डायरेक्ट गुना में नहीं कर सकते हो। किस नहीं कर सकते हो? पहले यहाँ पे एलसीएम लो। क्या लोगे? एलसीएम। तो इसके नीचे में कुछ नहीं, तो 1 है ना, 1 और 7 का एलसीएम 7 ही होता है। तो 7 × 7 तो 2 + 15y, 2 + 15y रह जाएगा, तो 2 + 15y प्लस 1 7 7, तो 7 दूनी 14y बराबर 3। अब तुम इसको गुना कर सकते हो, 7 × 21, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तो ऐसे ही रह जाएगा, अब प्लस 15 और 14 कितना होता है? 29 होता है। तो 29y बराबर 7 × 21। अब ये 2 जो है, 2 अंक वाला को एक तरफ करते हैं ना, तो 2 जो है किस में है? प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। तो 29y बराबर 21 घटे 2। 21 में से 2 तो घटाने आता होगा, y बराबर क्या हो जाएगा? 19। 29y बराबर 19। तो ये 29 गुना में इधर आएगा तो भाग में। बहुत से लोगों को यही नहीं बुझना आता कि 29 किस चीज में है, उसमें प्लस में तो जो माइनस कर दो। 19 घटे 29 बराबर -10। ये 29 जैसे चर और अचर है साथ में, तो ये गुना में है। किस में है? यहाँ तक कि अगर ये माइनस में भी रहता ना, तब ये गुना में ही रहता। तो गुना में तो हम क्या करेंगे? भाग में करेंगे। ये नियम पहले सिखा के हम आगे बढ़े हैं ना, तो भाग में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 19/29। ये y का मान किसका मान निकला है? y का मान समीकरण किस में रखेंगे? 3 में। y का मान किस में रखेंगे? 3। हम 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन रखना किस में है? 3 में।
लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 + 15 गुने y का मान कितना 19/29, 19/29 बट्टा में 7 है 7। बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसको ये वाला जो सवाल है ना भिन्न का जोड़, ये भी सॉल्व नहीं करने आता है। बहुत बच्चा को ये वाला नहीं आता है। कुछ बच्चा ऐसा जिसको साधारण भिन्न का जोड़ नहीं आता है, साधारण भिन्न का जोड़ नहीं आता है, और जिसको साधारण भिन्न का जोड़ नहीं आता उसको तो इतना और डिफिकल्टी हो गया एक तरह से। खैर देखो हम बता रहे हैं 2 को ऐसे छोड़ दोगे पहले, अब यहाँ पे काटने वाला नहीं है तो 15 को 19 से गुना करोगे। उससे अच्छा है कि हम ऐसा कर लेते हैं पहले 29, जैसे इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 1 और 29 का एलसीएम 29 होता है, 29 एलसीएम ले लिए। ये बट्टा में 7 है ना, तो रहने दो 7 को, कोई दिक्कत है किसी को नहीं है, तो 7 रख दिए और 29 एलसीएम होता है, 29 दूना कितना हो जाएगा 58 प्लस 15 को 19 से गुना करेंगे ना, कितना होगा 15 को 19 से तुम ऐसे करो गुना 19 और 15। अब मान लो कुछ आदमी चाहेगा तो 5 से पहले गुना कर लेगा तो 19 × 95 कर लेगा। ऐसे भी लोगों को नहीं आता, पहले 5 करना 45, ये 5 हाथ में 4, 5 ही कम 5 और 4 9। अब जैसे दिमाग रहेगा तो क्या कर, एक तो ऐसे 19 × 95 तो 95 लिख दिए, अब 19 से कम 19 तो 19 लिख दिए, या फिर डायरेक्ट 15 का पहाड़ा पढ़ो, 15 नमा 135 के 5 हाथ में 13, 15 का 15 और 15 13 कितना, तो एक ही बार में गुना हो जाएगा। तो तुमको जैसे मान लो किसी बच्चा को कोई भी टीचर 2 से लेकर के 20 तक का पहाड़ा पढ़ाता है, इसका मतलब 20 तक का गुना जो होगा वो डायरेक्टली कर सकता है जी सर, 2 बार करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो, तो अब ऐसे कर दिया 5 हो गया और 9 9 18 का 8 हाथ में 1 1 2 285 हुआ। यहाँ पे लिख देंगे 285 बराबर। अब इस दोनों को जोड़ देंगे ना, 8 और 5 13 के 3 हाथ में 1, 8 5 13 3 हाथ में 1, 8 5 13 14 के 4 हाथ में 1, 2 1 3 बट्टे 29 गुने 7। तुमको लगता है कि सर गलत हो गया है तो छोड़ दो इसको, ऐसा कर लेते हैं। इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है ना, नहीं जी, इसके नीचे में जगह का बहुत कम ही हो जाता ना, 1 है तो गुना बजाए तो 1 ऊपर जाएगा 7 नीचे में आएगा ना, इस 7 से कटने वाला है कट जाएगा ऐसे 7 चौक 28, 7 चौक 28 हुआ तो कितना बच गया 6, 9 7 63, ठीक है 49 से कट गया, कितना आंसर आया 49/29। अब कुछ आदमी इतना काबिल होगा कि 9 से 9 काट के 2 दूना 4 करके लिख देगा आंसर 2। अंतिम में जब 0 होता है तो 0 से 0 करता है, बाकी चीजें नहीं करता है ना। तो तुम जैसे यहाँ पे x का और y का मान निकाल लिए तो एक जगह लिख दोगे, अतः x बराबर 49 बराबर है 49/29 और y बराबर है 19 कितना रे 29। भारी है बोलो ना, भारी है रे। ये तुम्हारा आंसर इसको नोट करोगे, एक सवाल देंगे अभी बना के भी दिखाओगे। प्रश्नावली 3.3 का देखो, प्रश्नावली 3.3 का सवाल नंबर 1 हम बनाते हैं। x + y बराबर 14 है, समीकरण 1 हो गया। x - y बराबर 4 है, समीकरण 2 हो गया। ये दुनिया में सबसे आसान सवाल है, इसको बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन तभी बच्चा सब नहीं बनाया क्योंकि वो सोचा कि सर जी आप गुना में था, भाग में किए, फिर इतना काम किए तब हुआ सवाल का सॉल्यूशन। आप यहाँ पर तो इतना करने के लिए नहीं मिल रहा है तो हम कैसे बनाएंगे, ये बात हम जानते थे। जैसे मान लो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, लिख दिए समीकरण 1 से, तो x + y बराबर 14 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, या तो तुम यहाँ पे x को अकेला करो, y को अकेला करो, कोई भारी बात नहीं, यहाँ पे किसी कर सकता है तुम, तो 14 - y हो गया, कोई दिक्कत। समीकरण 3 हो गया। अब तुम जहाँ सर जी उसमें तो बट्टों में था, यहाँ बट्टा में नहीं, हाइयो नहीं तो कहाँ से डालेंगे जी, तुम जबरदस्ती 7 डालेगा तो होगा नहीं होगा। चलो तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखे कि नहीं रखे जी, समीकरण 2 तुम्हारा यहाँ पर है, जहां पर x होगा वहां पर तुम रखो 14 - y, 14
माइनस वाई, अब माइनस वाई तो बगल में था ना पहले से भी, बराबर 4। तो 14 इकुंची में है, प्लस में उधर जाएगा तो अब माइनस वाई और माइनस वाई मिला कै को होगा, माइनस 2y, माइनस 1y और माइनस 1 मिला माइनस 2y तक कितना होता है, तो हो गया माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14। तो माइनस 2y बराबर 4 में से 14 घटाएगा तो माइनस 10 बचेगा, तो माइनस 10 बच गया। ये माइनस 2 प्लस में थोड़ी है जी, मतलब तुम जो माइनस 2 है तुम प्लस कर दो, माइनस 8 लिख दो आंसर, नहीं ये गुना में है। इससे पहले जो वीडियो बनाए सवाल बताए उसमें बता दिए थे, क्या बोले y बराबर माइनस 10 बट्टे माइनस 2, माइनस माइनस कट गया, 2 पंचे 10, y बराबर क्या निकला 5 निकल गया। इस y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तुम 1 2 3 इसमें से किसी में रख सकते हो, लेकिन रखना किस में है, समीकरण 3 में रखना है। लिखेंगे y का मान, अब जो सवाल पूछता है एग्जाम में उसमें लिख देता है कि निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, लिख देता है। अब अच्छा नहीं हल करेगा तो कौन विधि से हल कर चलाएगा तो नहीं होगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान, अच्छा चलो समीकरण 3 कहाँ पे, x बराबर 14 माइनस y का मान कितना है 5 रख दो। क्या होगा बोले 14 में से 5 किसी घटाना तो नहीं आता होगा ना, इस सिर्फ हमारे घटाने आता है। कितना बचेगा रे 9, तो लिखेंगे अतः x बराबर 9 y बराबर 5, घेर दो ताकि ठंडा नहीं लगे। हाँ थोड़ा ध्यान दो, सुनो जिन लोगों से नहीं बना वो बनाएगा भी तो नहीं बनेगा ना। मेरे कहने का मतलब है कि इससे पहले हम बता चुके हैं कि थॉमस एडिसन का नाम सुना होगा, थॉमस एडिसन का। थॉमस एडिसन बचपन में बहुत कमजोर था, बहुत कमजोर था। उसके शिक्षक उसको बहुत मेहनत करवाना चाहे और लेकिन वो पढ़ने में उसको मन नहीं लगता था, अच्छा से नहीं पढ़ाई करता था। एक बार उसका टीचर क्या करता है, एक एप्लीकेशन लिखता है उसकी माँ के नाम एप्लीकेशन लिखता है और बोलता है कि ये एप्लीकेशन लो अपनी माँ को दे देना। वो बच्चा लेता है एप्लीकेशन लेकर जाके किसको देता है, माँ को। उसकी माँ पढ़ती है तो वो पूछता है थॉमस एडिसन कि माँ इसमें क्या लिखा हुआ था, तो बोलता है कि इसमें लिखा हुआ था कि आपके बच्चे का पढ़ाई यहाँ पूरा हो चुका है, इसको उच्च शिक्षा के लिए किसी अच्छे स्कूल में विद्यालय में भेज दीजिए। और उसकी माँ उसको खुद से पढ़ाना शुरू करती है, उसके बाद फिर उसको पढ़ने के लिए भेजती है। बहुत दिनों बाद वो पढ़ते पढ़ते साइंटिस्ट बन जाता है। बल्ब का आविष्कार वही करता है, कौन, थॉमस एडिसन। बल्ब का आविष्कार करके जब साइंटिस्ट बन जाता है, उस समय उसकी माँ नहीं थी। जब वो आता है और वो उसी घर में जाता है जिस घर में मतलब उसकी माँ रहती थी, एक लाइब्रेरी था, जैसे कुछ रखने वाला किताब का जो होता है वो था। तो उसके नीचे में वो लेटर पड़ा हुआ था, जो लेटर उसके गुरुजी दिए थे कि जाओ अपनी माँ को दे देना। वो लेटर जब खोल के पढ़ता है उसमें तो लिखा हुआ था कि आपका बेटा बहुत ही भोंदू है, पढ़ने के लायक नहीं है, इसको किसी दूसरे काम में लगवाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। और वही बच्चा क्या बना, साइंटिस्ट बना, बल्ब का आविष्कार। लेकिन जब तुम हिस्ट्री पढ़ोगे तो कुछ बुक्स और कुछ मोटिवेटर कहता है कि थॉमस एडिसन को बल्ब का आविष्कार करने में 3000 बार असफल होना पड़ा, 4000 बार असफल होना पड़ा। और कुछ आदमी कहता है कि 1000 बार जब वो प्रयास किया तो 1000वां बार में बल्ब का आविष्कार हुआ था, 1000वां बार में बल्ब का आविष्कार हुआ, बल्ब जला। मेरे कहने का मतलब है कि जब कोई साइंटिस्ट होकर के और इतना नॉलेज मैन होकर के एक काम को करने के लिए 1000 बार प्रयास कर सकता है, 3000 बार प्रयास कर सकता है, तो हम एक स्टूडेंट होकर के अगर प्रयास 10 बार 20 बार कर लेंगे तो क्या बुरा हो जाएगा। सीखने के लिए अगर कोई आदमी हम बोले ना लिख के देते हैं, इस क्लास में ऐसा इतना कोई कमजोर नहीं है कि वो घर पे जाए और एक सवाल को 20 बार गलती करे, अगर एक ही सवाल उससे खुद उसी से सही नहीं हो गया तो जो बोलेगा हम मान जाएंगे, उसी से हो जाएगा। लेकिन बच्चा इतना मेहनत नहीं करना चाहता, वो नहीं चाहता कि हमारा 20 पेज बर्बाद हो जाए, 20 को भी बर्बाद हो जाए। छोड़ दो, टीचर से ही पूछ लेंगे, टीचर पैसा लेता है पढ़ाता है, कोई दिक्कत नहीं है हमको, तो तुम नहीं सीख पाओगे। तुम यहाँ आते हो खुद सीखने के लिए, तुम जो आते हो यहाँ वो सिर्फ हमसे अगर ऐसा होता तो हम तुम घर पे आते वीडियो बना के भेज देते या फिर नोट्स भेज देते, तुम क्लास पे तुमको यहाँ आने का आवश्यकता भी नहीं था। तुम यहाँ आते हो कि तुमको वो चीज़ आना चाहिए जो हमको आता है ना, वो तुमको आना चाहिए।
मतलब कि तुम्हारे सामने जब क्वेश्चन मिलेगा तो उसको सॉल्व करने के लिए कोई टीचर की आवश्यकता नहीं, किसी किताब की आवश्यकता नहीं, तुम खुद किसी को समझा सकते हो, बता सकते हो। और तुम जैसे हम बोल लेते हो वैसे तुमको तुम्हारे अंदर बोलने का क्षमता आ जाए, इसलिए यहाँ पर आते हो। जैसे हम बोलते हैं वैसे ही तुमको बोलने का क्षमता आना चाहिए। किसी से बात कर सकते हो फ्रैंकली, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, बड़ा हो छोटा हो, तब जाकर के तुम्हारा जो शिक्षा हो रहा है, तुम्हारा जो मानसिक विकास होता है वो सही ढंग से हो रहा है। अन्यथा सिर्फ किताबी ज्ञान ही बहुत जरूरी नहीं होता है, हमको एक्स्ट्रा नॉलेज भी चाहिए ना जी। तो थोड़ा मेहनत करोगे ना तो हो जाएगा, ये कोई भारी चीज नहीं है। हम बोले ना कि तुम जैसे थॉमस एडिसन 1000 बार 2000 बार प्रयास किया तब जाके बल्ब जला था, वैसे अगर तुम मुश्किल से 10 से 20 बार अगर एक सवाल को बनाने के लिए असफल प्रयास करोगे ना, तो 21वां बार 20वां बार 11वां बार 100% सवाल सही बन जाएगा। दूसरा, अगर नहीं बनता है, तुम अगर प्रयास करके आए हो और हमसे पूछते हो तो तुमको एक बार समझ में आ जाएगा, अलग अरे वाह बहुत बड़ा कमाल हो गया, हम यहीं पे मिस्टेक कर रहे थे, अब भी सही हो गया, अब दोबारा से गलती नहीं होगा। लेकिन तुम प्रयास करके नहीं आए और हम तुमको बता दिए, तुमको लगेगा ही नहीं कि हम कहाँ पे गलती कर रहे थे। तो पहले घर से सीख करके प्रैक्टिस करके आना है, अगर करके आओगे तो तुम्हारा इससे फायदा होगा। अन्यथा हमको तो पढ़ाना है, हमको पूरा सिलेबस बताना है, हम तुमको पूरा सिलेबस पढ़ा देंगे, लेकिन क्या पूरा सिलेबस पढ़ाने के बाद विद्यार्थी फेल करता है कि नहीं करता है? करता है ना। नंबर कम आते कि नहीं आते? जिस विद्यार्थी को हम 100 मार्क्स का 4 बार 5 बार पूरे बुक को 10 बार पढ़ा दिए, ऑल बुक SF ABC सब पढ़ा दिए, उसके बावजूद भी उसको 20 नंबर आएगा, 30 नंबर आएगा, 85 नंबर आएगा, 60 नंबर आएगा, तो इसमें किसका गलती है? टीचर का गलती है, विद्यार्थी का, क्योंकि वो मेहनत नहीं किया। टीचर तो उसको 10 बार पढ़ाया बुक को, ऑल बुक्स का ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्ट बताया, समझाया, सिखाया, मगर वो भी कितना मेहनत किया। एग्जाम में तुमको कितना सवाल बनाने आता है, उसी के अकॉर्डिंग तुमको मार्क्स मिलता है, नहीं उसके अकॉर्डिंग मार्क्स। ऐसे वहां पे ये डिपेंड नहीं करता है कि तुम किस चीज से पढ़ करके आया है, अच्छा उस चीज से पढ़ के आया, ठीक है 100 नंबर लो, ऐसा होता है? नहीं होता। वहां पे ये करता है कि तुम किसी से पढ़ के आए हो, अलग बात है, तुम सवाल को कितना सॉल्व कर पा रहे हो, कितना सवाल का आंसर दे करके आए हो, उसी से तुम्हारा नंबर मिलेगा, और कितना सही दिए हो और कितना गलत दिए हो, है ना। तो थोड़ा मेहनत करो तुम भी, हम तो मेहनत करते ही हैं तुम्हारे लिए, लेकिन तुमको मेहनत करना जरूरी है। देखो अब मान लो कि समीकरण 1 यहाँ पर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी बट्टा वाला सवाल तुमको सिखाया नहीं और बट्टा वाला दे दिया, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। पहले यहाँ पे समीकरण 2 नहीं मानते, यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं। पहले समीकरण के रूप में हम बनाते ले, हम तो ऐसे ही बना देंगे सवाल को, लेकिन तुम्हारे लिए तुमसे नहीं बनेगा, हम ऐसे ही बना देंगे, तुमसे नहीं बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम 6 कर लेते हैं, कर लिए। तो 3 दूनी 6, तो 2 गुने s क्या आ जाएगा, 2s हो जाएगा, प्लस 2 तिया 6, तो 3 गुने t क्या आ जाएगा, 3t हो जाएगा, बराबर 6। यहाँ पे देखो 2s प्लस 3t बराबर 6, भाग में हो जाए तो गुना में करेंगे, 6 6 1 36 समीकरण 2। अब क्या करो, समीकरण 1 से समीकरण 1 है तुम्हारा s माइनस टी बराबर 3 है, तुम t को उधर ले चलो, कोई दिक्कत है? तो हो जाएगा s बराबर 3 प्लस t, समीकरण 3, कोई दिक्कत है? समीकरण 3 से s का मान, अब यहाँ पे s है तो तुम ऐसे नहीं लिखोगे, ये तुम लिखोगे x का मान, किसका मान लिखोगे? ऐसे तो s t का मान जो रहेगा उसका मान लिखेंगे, नहीं कि आप तो सिखाए x वाला बात, हम यहाँ पे s लिख गलती कर दिए, या फिर हम x ही लिख देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या करोगे, समीकरण 2 तुम्हारा यहाँ पर है और 2 तो ऐसी रहेगा ना, s इसके बगल में है तो इंटू कर दोगे, लिखोगे 3 प्लस t, घेरना जरूरी है, अगर तुम नहीं घेरोगे डायरेक्ट तुम 3 प्लस टी लिख दो तो गलती हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू s का मान 3 प्लस टी था ना, समीकरण 2 में यहाँ पे रख दिए, रखने के बाद क्या है 3t बराबर 36। अब देखो अभी यहाँ पे गुना करना पड़ेगा ना, पहले 3 दूना 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। अब यहाँ पे देखो कि अंक वाला को उधर भेज देते हैं, और 2t और 3t मिला के 5t होता है, कितना t होता है 5t, तो 5t ये 5 है बराबर 36 माइनस 6, देखो 36 में 6 कितना बचता है 30 बचता है, तो 5t बराबर 30, ये 5 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तुम अभी भी डायरेक्टली काट सकते 5 का 5 अच्छा 35 काट सकते थे, लेकिन तुमको समझ में नहीं आता तो पहले गुना में तो तुम भाग में भेज लो और तब काट लो, तो क्या होगा t बराबर 30/5,
5 कम 5 6 5 30। बहुत बच्चा को यही नहीं काटने आता है। क्या होता है? नहीं काटना, तो इस वजह से उसका गलती हो जाता है। वो सीखा है ऐसे वाला 30 5 से भाग करो, आप पारा पर 6 5 30, अब आया आंसर। इसको है अब ये भी नहीं बुझना आता कि आंसर कौन है, 6 है आंसर कि 0 वाला आंसर। इस वजह से उसको नहीं हो पाता है। देखो खैर जो भी हो, तो यहाँ पे t बराबर तुम 6 निकाल लिया, कोई दिक्कत? इस t का मान समीकरण किस में रखेंगे? 3 में। t का मान अब तुम निकाले हो t का मान, अब तुम लिखोगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलेगा? नहीं चलेगा। जो है उसी नहीं, t का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पर है s बराबर 3 प्लस t का मान कितना है? 6। कितना हो जाएगा? 9। लिखोगे अतः s बराबर 9 और t बराबर 6। घेर दोगे ताकि अगला क्वेश्चन पूरा, जिससे घेर देने से पूरा फोकस इस पे चला जाता है कि हाँ आंसर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है बताओ? है दिक्कत? नहीं है। ठीक है, नोट करो।